बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राजू नाम का एक किसान अपनी बेटी रिया के साथ रहता था। उसने बड़ी मेहनत से रिया को शहर पढ़ने के लिए भेजा था। रिया भी बहुत होशियार और गुणवान थी। उसी गांव में राम प्रसाद नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वह अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता और उस जमीन के बदले वह गरीब किसानों से बहुत ज्यादा कर वसूलता। राम प्रसाद बहुत ही लालची था। वह गरीब किसानों को बहला फुसलाकर पहले तो जमीन ठेके पर देता और बाद में किसानों से शर्त रख देता। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस दो वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करती रहती हैं और पूरी जिंदगी दो वक्त की रोटी के लिए तरसते रहती हैं। और मुझे देखो, मैं बस इन्हें आदेश देता हूँ और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदाम में भर जाती है और यह गरीब किसान हमारे आगे पीछे जी हुजूरी करते रहते हैं और हमारा सारा काम करते रहते हैं। इसे कहते हैं दिमाग। दिमाग हो तो राम प्रसाद सिंह जैसा, वरना ना हो। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हैं और किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये आप भाली भांति जानते हैं। मालिक, यहाँ का अगल बगल के और भी गांव में आप ही का राज्य चलता है। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए तो आप यहाँ के राजा हैं। इन बेवकूफ़ किसानों को ऐसी ऐसी शर्तों पर ज़मीन उधार दे रखी है कि मेहनत ये करते हैं और फसल मेरी मुट्ठी में आती है। जमींदार अपने नौकर से यह सारी बात कर रहा होता है, तभी वहां राजू आता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को ज़मीन ठेके पर देते हैं। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। मैं अपनी ज़मीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। तो मालिक, आप मुझे भी अपनी ज़मीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी ज़मीन पर ठेके पर काम करना चाहता हूँ। अच्छा राजू, मैं तुम्हें अपनी ज़मीन ठेके पर दूंगा, पर मैं अपनी ज़मीन ठेके पर देने से पहले कुछ शर्त रखता हूँ। मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपकी क्या शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी ज़मीन पर काम करना होगा और फसल उगने पर आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। फिर राजू अपने घर चला जाता है और अगले दिन खेत पर पहुंचता है। चलो, अब जमींदार साहब से ज़मीन तो ले ली। अब मुझे इसमें बहुत मेहनत से खेती करनी होगी, तभी तो इतनी फसल हो पाएगी जिसका आधा मैं जमींदार साहब को दे दूँ तो भी मेरे लिए कुछ बचे। राजू उस खेत पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल तैयार हो जाती है और राजू गेहूं की कटाई शुरू कर देता है। राजू की उगाई हुई फसलों की खबर राम प्रसाद के कानों तक पहुंचती है। मालिक, क्या आपको पता है राजू अपनी फसलों की कटाई कर रहा है। सुना है इस साल उसने बहुत अच्छी गेहूं की फसल उगाई है। यह तो बहुत अच्छी खबर है कि राजू फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। इस बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर आधा हिस्सा जमींदार साहब भी ले जाएंगे तो मेरे पास कुछ तो बच ही जाएगा। अरे राजू, तुमने तो फसल तैयार कर दी और इस बार फसल तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल बहुत मेहनत से लगाई है। मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया। मैंने दिन रात मन लगाकर इस खेत में बहुत मेहनत की है, तभी जाकर इतनी अच्छी फसल हो पाई है। इसलिए अब मैं कटाई शुरू कर दिया हूँ। अरे ओ राजू, यह तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ। उपजाऊ जमीन के कारण इतनी अच्छी फसल हुई है। जमीन अच्छी होगी तभी फसल अच्छी होगी। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो, अगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे अच्छी उगेगी। मैंने बहुत मेहनत की। आप कृपया इस तरह ना बोलें। ज्यादा मत बोलो राजू। मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार तो वही होता है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरी फसल का आधा हिस्सा निकाल। इतना कहकर जमींदार राजू की सारी अच्छी फसल लेकर वहां से चला जाता है और खराब फसल राजू के लिए छोड़ देता है। ऐसा देखकर राजू बहुत उदास होता है। इतनी मेहनत के बाद भी बस इतनी सी फसल हमारे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं।
इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। राजू इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा होता है। कुछ महीनों बाद रिया, जो शहर पढ़ने के लिए गई थी, वापस आ जाती है। पिताजी, आपको हुआ क्या है? आप इतने दुखी और परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में गरीब किसानों की यही किस्मत है। राम प्रसाद सिंह जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फायदा राम प्रसाद सिंह खा जाता है। हमारे पास ना अपनी जमीन है और ना अधिकार। हम गरीब किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। पिताजी, आप चिंता मत करिए। अब मैं आ गई हूँ। अब यह अन्याय और नहीं चलेगा। आज से मैं आपके साथ खेत में काम करूँगी और उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में बांध दूँगी। अगले ही दिन रिया जमींदार राम प्रसाद सिंह के यहाँ पहुँच जाती है। अरे रिया, तुम यहाँ? कहो क्या बात है? मालिक, मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। अरे तुम तो अभी बच्ची हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, खेती नहीं कर पाओगी। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। भले ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, मगर हूँ तो मैं किसान की बेटी ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह आता है। ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। वैसे काम का भी क्या रह गया है? पढ़ लिख कर सभी बेरोजगार घूम रहे हैं। सबको आना तो मेरे पास ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। धन्यवाद बाद में देना, पहले मेरे नियम और शर्त सुन लो। आपकी क्या शर्त है, बताइए। यह तो बच्ची है, इस बार कुछ ऐसी शर्त बता देता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाए। वैसे भी इसके पिता राजू हर साल गेहूं ही लगाते हैं, तो यह भी इस बार गेहूं ही लगाएगी। अच्छा रिया सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगी उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगी। लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगी। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले दिन से रिया और उसके पिता राजू साथ में खेत में काम शुरू कर देते हैं। रिया ने इस बार धान की बजाय आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। रिया और उसके पिता दोनों खेत से आलू की फसल निकालने लगते हैं। फसल की खबर मिलते ही राम प्रसाद सिंह खेत आता है। अरे रिया, शर्त तो याद है ना तुम्हें? हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा, और आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे वाला मेरा। देखिए मालिक, इसने तो चालाकी कर दी है। धान की फसल नहीं बल्कि यह तो आलू की फसल है। अरे यह क्या, मैं इस घास फूस को लेकर क्या करूँगा, जबकि सारे आलू तो तुम रख लोगी। मालिक, यह आपकी ही शर्त थी। मैंने ये शर्त नहीं रखी थी। यह शर्त आप नहीं रखी थी, तो शर्त के हिसाब से ऊपर का हिस्सा आपका हुआ और नीचे का मेरा। मालिक, मैं कुछ नहीं जानती। आप ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह अपनी चालाकी दिखाते हुए रिया ने बेईमान जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सारे आलू उसके हो गए और सारी घास फूस जमींदार के हिस्से में आई। मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने भी आपसे चालाकी नहीं दिखाई। किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं थी, और यह राजू की बेटी रिया इतनी आसानी से आपको बेवकूफ़ बना गई। आने दो, अगली बार उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद रिया दोबारा जमींदार के घर जाती है। नमस्ते मालिक। कैसे आना हुआ? अरे मालिक, मुझे इस बार भी आपकी ज़मीन ठेके पर चाहिए। बताइए इस बार आपकी क्या शर्त है? लड़की, इस बार नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इस बार रिया गेहूं की फसल लगाती है। कुछ दिनों बाद फसल बहुत अच्छी उग जाती है। जैसे ही वह खेत के पास आया, गेहूं की फसल देखकर उसका दिमाग चकरा गया। वह सोचने लगा, लड़की तो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा होशियार निकली। मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है और आपकी शर्त के अनुसार फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह अपनी चतुराई से रिया ने दोबारा रामप्रसाद को मूर्ख बनाया। जमींदार गुस्से से तिलमिला गया। एक बार फिर से सारी अच्छी फसल रिया की हुई और घास फूस जमींदार के हिस्से में आया। कुछ दिन बाद फिर से फसल उगने का समय आ गया। रिया लालची जमींदार से फिर से मुलाकात करती है। अच्छा, तुम मुझसे मिलने फिर से आ गई। देखो लड़की, मुझसे ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना।
मालिक, मैं तो एक गरीब किसान की बेटी हूँ, मैं आपसे होशियारी क्यों करूँगी? अच्छा ठीक है, तो इस बार ऊपर और नीचे का हिस्सा मैं रखूंगा और बाकी जो भी बचेगा वो तुम्हारा। ठीक है मालिक। कुछ महीनों बाद जब जमींदार खेत की तरफ जाता है तो वह देखता है रिया ने गन्ने की फसल लगाई है। अरे मालिक, ये रिया तो कितनी चालाक निकली। इसने इस बार अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल किया और गन्ने की फसल लगाई। इस बार फिर से हमारे हिस्से बस घास फूस आई। मुझे समझ आ चुका है कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। मैंने सबके साथ बेईमानी की और आज जब मेरे साथ किसी ने बेईमानी की तो मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि जब कोई किसी के साथ बेईमानी करता है तो कितना बुरा लगता है। अब मैं धोखे से पैसे नहीं कमाऊंगा। अब मैं किसानों को और नहीं ठगूंगा। इस घटना के बाद से रामप्रसाद सिंह को समझ आया कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। उसने गांव के किसानों की जमीन और पैसे वापस कर दिए। उस दिन के बाद वहां के किसान खुशी खुशी रहने लगे। किसी भी जमींदार ने किसी भी किसान का हक नहीं मारा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।